भाषा, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इन सब में आपको भी शायद अंतर पता ना हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश के राजनेताओं को अंतर पता नहीं होता, पर बावजूद इसके राजनीति के चलते और कुर्सी की लोलुपता के चलते ये राजनेता कभी आपको धर्म, कभी आपको जाति, कभी आपको आरक्षण, कभी आपको फ्रीबीज या कभी आपको भाषा का अफीम थमा देते हैं। इस अफीम को सूंघ कर आप बावरे हो जाते हैं कई बार। और मैं इसमें और चिंता व्यक्त करता हूं जब हजारों की फैन फॉलोइंग वाले साउथ के एक्टर इन विवादों में घी डालने का काम कर देते हैं। तब यह एक दंभ दूर होना चाहिए या एक दंभ को हटाना चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि भारत में विविधता में एकता है, अर्थात हम भारत को विश्वगुरु बनाने की बात तो करते हैं, पर आज भी कुछ छुटबहे राजनेताओं के चलते हम भाषा के आधार पर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है हमें हिंदी थोपने, हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, तो वहीं से कोई चुटकी लेते हुए कहता है तो फिर साउथ की पिक्चरों की डबिंग करके इतनी मोटी कमाई क्यों करी जा रही है। तो वहीं पर इसके प्रतिक्रिया में कोई भारत के रुपए के चिन्ह को बदल देता है। जी हाँ साथियों, ताजा विवाद भाषा की विविधता को लेकर ना होकर भाषा के आधार पर लड़ाई का है, अर्थात किस प्रकार साउथ और नॉर्थ और साउथ के बीच में एक लड़ाई छिड़ी हुई है। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, पर इन संपूर्ण विषयों का विश्लेषण करते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा, जिस प्रकार से मैंने एक टाइटल दिया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। यदि आपको पूरी ईमानदारी से संपूर्ण टॉपिक को समझना है तो मैं कहूंगा एंड तक वीडियो को देखना। मैं एंड में कंक्लूजन सहित विद तथ्यों के साथ आपको बताकर रहूंगा कि क्यों हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, एक बार सेशन से जुड़ जाइए। जब तक आप सभी सेशन से जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। ठीक, चलिए, आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे होंगे कि दो प्रश्न हैं यहाँ पर प्यारे अभ्यर्थियों। एक तो क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, एक प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा, क्या कोई राज्य रुपए का साइन जो है वो आप देखते हैं जो रुपए में बना रहता है उसको बदल सकता है। पर इसी के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा कि इसी के साथ साथ मैं आपको संपूर्ण टॉपिक में वो सारे तथ्य भी बताऊंगा जिसके आधार पर आप मेंस की आंसर राइटिंग अर्थात पेपर 5 जो आपका है, पेपर 5 जो है उसकी आंसर राइटिंग यहां से कैसे कर लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हिंदी की सबसे स्पेशल क्लास है जो मैं आज आपको दे रहा हूं, साथ में आप इन बातों को भी समझ लेंगे कि क्या हम हिंदी पढ़ सकते हैं, क्या हम हिंदी के प्रश्न कर सकते हैं और आपके लिए किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब मैं टॉपिक में रहूंगा, इधर उधर नहीं जाने वाला। जिस प्रकार से लोग आपको भटकाते हैं कि ये होगा वो होगा, तथ्यात्मक आधार पर, मतलब बिल्कुल हर एक तरीके से मैं आपको तथ्य दूंगा। उन तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको समझना है। चलिए, बिल्कुल सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा एक तरीके से प्रणाम है और सभी को गुड इवनिंग, सभी का जो है स्वागत है आज के सेशन में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और हम शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति की दिशा में हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जहां पर कुछ आईएएस एकेडमी आपको 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा है। और हमने जो लक्ष्य रखा है कि इस बार आपको मेंस में 400 से ज्यादा नंबर दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे, उसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये विवाद क्यों गहराया। ये विवाद कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जब एक सख्त निर्देश दिए गए तमिलनाडु को, ये कहा गया कि भाई यदि आप नई शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं करेंगे पर्याप्त तरीके से तो आपको जो फंडिंग है, मतलब केंद्र के द्वारा राज्यों को जो फंडिंग दी जाती है, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वह अवसंरचना की बात हो, चाहे वह अन्य पहलुओं की बात हो, तो हम आपको जो है ये फंडिंग रिलीज नहीं करेंगे। तो वहीं पर जो है एमके स्टालिन के पिता या आप बच्चे या आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम जो है तमिलनाडु, जो ये कहते हैं कि हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अगर मतलब भाजपा सोचते हैं कि हमें धमका सकते हैं तो तमिलनाडु में ऐसा कभी नहीं होगा। तमिलनाडु के लोग देख रहे हैं, वे समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगे। मैं कहता हूं कि क्या केवल तमिलनाडु में ही लोग हैं वो संपूर्ण भारत में? उत्तर भारत में लोग नहीं हैं,
ये बात भी एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। दूसरा, जब बात होती है कि नई शिक्षा नीति की, तो उसमें दोनों तथ्यों को आपको जो है एक बेहतर तरीके से समझना होगा। मतलब मैं तमिलनाडु के सीएम, डिप्टी सीएम का भी पक्ष आपके सामने रख दूंगा और धर्मेंद्र प्रधान जी का भी जो है पक्ष आपके सामने रख दूंगा। निर्णय आप लेना, पर मैं टू द पॉइंट सब्जेक्ट पर रहते हुए आपको कंक्लूजन दूंगा। आप समझ जाएंगे कि किस दिशा में ये असर बोल रहे हैं और किस आधार पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक तो ये भी नहीं पता है। ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपको पता है कि राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। मैं देख रहा हूं आप सभी के कमेंट, आप बता देंगे मुझे तो मैं मान जाऊंगा कि, पर बिना इधर उधर खोज करे फटाफट कमेंट करके बता दो कि राष्ट्रभाषा होती क्या है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे जब उनसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। बताने को तो कोई कुछ भी बता देगा बच्चों। या आप जब भी इस क्लास को देख रहे हैं, पर वाकई में राष्ट्रभाषा है क्या, कैसे समझे, इन पर मैं विश्लेषण करके आपको दूंगा। और हिंदी में यदि आप मार्किंग वाइज चेक करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो हिंदी में आप ऐसे समझ लीजिए कि 25 क्वेश्चन बनते हैं 3-3 नंबर के। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 प्रश्न आपके लगभग यहां से बड़े सॉलिड बन जाएंगे। मतलब 10 नंबर 9 नंबर तो आपको लगभग यहां से मिल सकते हैं। समझे बात को? पर देखिए, ध्यान से सेशन को देखिए, समझिए एंड तक कि कैसे प्रश्न बनेंगे, किन बातों के आधार पर मैं बोल रहा हूं और किन बातों के आधार पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। सभी जो बीच में सेशन में जुड़े हैं, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। कुछ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए। टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो वहां से जुड़ जाइए। और उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम में यदि आप नहीं जुड़े हैं तो वहां पर भी आप इन स्कैनर्स के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातों को भी डायरेक्ट वहां पर मुझसे रख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आगे बढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, एक एक करके सारे फैक्ट्स पे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न देखो, मैंने बकायदे लिखकर आपके लिए रख दिया। हिंदी वाला पोर्शन है तो इंग्लिश में लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहला कि चर्चा में क्यों होता है। हाल में हुआ क्या, दक्षिण भारतीय राज्य विशेषकर जो है तमिलनाडु के द्वारा जब अपना बजट प्रस्तुत करा गया अपनी विधानसभा में, तो यहां पर हुआ ये कि इन्होंने अपने बजट में रुपए का जो आर का साइन होता है ना, यदि आप लोगों को अच्छे से देखा हो, वैसे तो सबने अब देख रखा है क्योंकि 2010 से ही ये पूरा साइन आ चुका है, तो मेरे हिसाब से अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर तब भी मैं बना देता हूं। इस तरीके का ये जो साइन है ना रुपए का, इसके स्थान पर उन्होंने अपने बजट में, देखो मैंने बना रखा है बकायदे, इस तरीके से उन्होंने अपने बजट में इस साइन को जो है प्रस्तुत करा। मतलब रुपए ना लिखकर कुछ इस तरीके का जो आर का साइन है उसको प्रस्तुत कर दिया इन लोगों ने। तो ये इससे राजनीति और गर्मा गई और सियासत फिर से इस तरीके से गरमाई कि फिर जो है पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर हावी होने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनका मतलब एक तरीके से दक्षिण भारतीय राज्यों का जो है, जैसे एम.के. स्टालिन की बात होती है जो कि तमिलनाडु के सीएम है, वो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर जानबूझकर हिंदी थोपने की कोशिश करी जा रही है और इस हिंदी को थोपने के लिए नई शिक्षा नीति जो कि वर्ष 2020 में के कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर लागू करी गई थी, तो इस शिक्षा समिति के द्वारा जो है हमारे ऊपर हिंदी को थोपने का प्रयास करा जा रहा है। पर वहीं पर अन्य लोगों के जो एक तरीके से राय हैं, उनके विचार हैं, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनको 4 बिंदुओं में राय को इनको मैं रख रहा हूं। सबसे पहला जो है वो तमिलनाडु के सीएम आपके एम.के. स्टालिन की बात हो रही है। अभिनेता कमल हसन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। श्रीदेवी के साथ इनकी एक पिक्चर थी मुझे लगता है, जहां जिस पर इन्होंने श्रीदेवी ने जब इन्हें छोड़ दिया था तो ये बावरे हो गए थे मुझे लग रहा है। तो कुछ प्रभाव मुझे लगता है अभी बचे हुए हैं। उसके साथ अभिनेता पवन कल्याण की मूवी भी आपने देखी होगी, तो ये भी राजनीति में आ गए हैं, तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो नो डाउट बीजेपी का पक्ष तो बिल्कुल रखने वाले हैं। और हमारे पीएम मोदी ने भी कुछ अपने वक्तव्यों में इन बातों को कहा है, तो मैं उन्हीं को डिकोड करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि लंबी बातें हैं, उतनी बातों में आपका समय जो है बीत जाएगा। एम.के. स्टालिन क्या बोलते हैं, देखो भाषाई विवाद की आग में ये घी डालने का इन्होंने काम करा कि जब इन्होंने बोला कि भैया जो है केंद्र हमारे ऊपर जो है ना हिंदी को थोपने का प्रयास कर रही है, तो ये हो गए एम.के. स्टालिन की बात।
अभिनेता कमल हसन का हालिया जो मैंने स्पीच देखा था उसको देखिए, बाकायदे दैनिक भास्कर में ही था, ये देखने को मिल जाएगा कि तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई है। अब खुद से सोचिए इस तरीके के वक्तव्य जब एक अभिनेता देता है, क्योंकि आप ये बात याद रखना कि बॉलीवुड में भले जैसी भी फैन फॉलोइंग हो वो अलग बात है, पर जब आप साउथ में देखेंगे ना फैन फॉलोइंग तो एक तरफा है, और लोग ऐसे बावरे हो सकते हैं इनके कहने पर कि कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं लोग, इस बात को समझना। और जब आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो ये दर्शाता है कि आप एक अभिनेता के रूप में कुछ गलत बातें भी कह रहे हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई। खुद से सोचिए, आप जानबूझकर उकसा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है वो आप सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अभिनेता पवन कल्याण का क्या कहना, उस बात को समझिए। ये बोल रहे हैं कि हिंदी का विरोध करते हैं फिर भी उसी भाषा में मूवी को डब करके खूब मोटी या गाढ़ी कमाई करते हैं। ये बात भी सच है, इस पर कोई विरोधाभास नहीं है। आज कई बार मुझे खुद को लगता है कि बॉलीवुड की मूवी में कुछ खास देखने को नहीं है। जिस प्रकार से साउथ की मूवी देखते हैं आप, तो अलग अलग जो है कहीं ना कहीं विषय पर वो मूवी बनाते हैं, तो अच्छा भी लगता है और हम सब देखते हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। पर जब भाषा का विवाद आता है तो हमें भी चिंता होती है कि ये किस तरीके के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। उसी के साथ पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं कि भारतीय भाषाओं के बीच कभी बैर नहीं रहा। तो ये इसके लिए मैं अभी आपको भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की कहानी समझाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है और सर क्या बोल रहा है। समझे बात को? इतनी बात समझ में आई है तो एक बार फटाफट मुझे कमेंट्स करके बता दो कि हाँ सर, आपने जो जिन जिन बातों को बोला है हमने उन बातों को समझ लिया है, और हमने सभी के स्टेटमेंट समझ लिए। हमने विवाद को समझा कि विवाद क्या है, दूसरों के स्टेटमेंट क्या है। अब आगे की पटकथा अपन जो है देखते हैं। बिल्कुल, सभी लोग जो बीच में जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आपका एक एक शेयर जो है वो समझ लीजिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कई बार, और मैं चाहता हूं कि इस क्लास को दक्षिण भारत तक भी पहुंचाया जाए। शायद लोग सुने, शायद वहां की जनता सुने, और शायद उत्तर भारत के भी सारे लोग इस बात को सुने और समझें कि किस आधार पर आपको एक अफीम सूंघा दी जाती है और इस अफीम को सूंघ कर आप बावरे होते रहते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर उठता है, और दूसरा प्रश्न जो लाजमी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा प्रश्न ये उठता है प्यारे बच्चों कि क्या कोई राज्य रुपए का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको बदलने का प्रयास कर सकता है? तो मैं आपको यहाँ पर जो एक तरीके से अधिनियम के अकॉर्डिंग है बातें, वो बातें बता रहा हूं कि पहली बात तो स्पेसिफिकेशन करा कहीं पर नहीं गया है। इसी आधार पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बदल सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बदल सकते हैं। जब आप एक विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करेंगे, और इस अध्ययन में आप पाएंगे, क्योंकि एक आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 2005 ये बोलता है कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जिसमें राज्य जो है एक तरीके से इस चिन्ह को बदल सकते हैं या नहीं सकते हैं। मतलब वो चाहे तो बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते, क्योंकि स्पष्ट प्रोविजन तो है नहीं। पर जब आप भारत की संघीय व्यवस्था को अपनाएंगे, भारत के संविधान को पढ़ेंगे, तब आप पाएंगे कि जो भारत में संघात्मक ढांचे को अपनाया गया है, मतलब अधिकांश मामलों में जो शक्तियां हैं वह केंद्र की तरफ जाती हैं, और जब एक तरीके से अस्मिता की बात होती है, राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, तब यहाँ पर अधिकांश पावर राष्ट्र मतलब केंद्र सरकार की तरफ जो है शिफ्ट होती हुई आपको दिखती है। तो इस आधार पर अब आप निर्णय ले लीजिएगा कि क्या कोई राज्य सरकारें रुपए के चिन्ह को बदल सकती हैं अथवा नहीं। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर अब आपको मिल गया हो। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है, हालिया करंट अफेयर्स के एग्जाम में यदि आप करंट अफेयर्स के पेपर देने को जा रहे हैं तो आपसे एक प्रश्न वो ये भी पूछ सकता है प्यारे अभ्यर्थियों कि ये जो रुपए का चिन्ह है ना, इस रुपए के चिन्ह को डिजाइन किसने करा था? तो देखो, ये भी एक बड़ी विडंबना है कि तमिलनाडु के ही एक छात्र ने, जो कि आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र हैं, इन्होंने वर्ष 2000 में इस रुपए के चिन्ह को डिजाइन करा था। तो ये भी विडंबना है, और वही तमिलनाडु ने इस रुपए के चिन्ह को बदल दिया। तो ये भी एक बड़ी विडंबना ही कहलाती है, समय का चक्र कहलाता है। आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट स्टूडेंट डी उदय कुमार ने वर्तमान रुपए के डिजाइन को तैयार करा था, जिसे भारत सरकार ने 15 जुलाई वर्ष 2010 में फाइनली अपना लिया था। बात होती है कि ज्ञात हो कि डी उदय कुमार तमिलनाडु के डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है या एक विडंबना ही कह दीजिए।
और जो रुपए का चिन्ह है ना, वो दो चीजों से देखो मिलता, दो भाषा लिपियों से मिलकर बनता हुआ दिख रहा है आपको। जैसे देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के आर अक्षर से मिलकर बना है, जिस पर एक क्षैतिज लाइन भी खिंची हुई है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। यदि पूछे किसने बनाया तो बता देना, आपसे पूछे कब बना तो बता देना। आप इस आधार पर आप इस प्रश्न का आंसर भी समझ गए होंगे। तो 3 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। यदि आप सबसे अच्छे से देख रहे हो कि सबसे पहले चर्चा में क्यों है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको जो है क्या राज्य सरकारें रुपए के चिन्ह को बदल सकती हैं, तीसरा प्रश्न है कि राज्य रुपए के चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया और इसे भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब GS5 का जो पेपर है, हिंदी का जो पेपर है, उसमें क्या प्रश्न आएंगे वो मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक आपको मेरी ऑडियो प्रॉपर आ रही होगी। कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इस आधार पर हम बात करते हैं। देखो, आपको समझना होगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों में अंतर क्या है। समझ गए। मातृभाषा तो ऐसे समझ लो, बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है, ध्यान से सुनना, बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। समझ गए बात को। पर बात आती है राजभाषा की, तो ध्यान से सुनना। जब किसी देश का संविधान अपने सरकारी कामकाज की भाषा में जिस भाषा की स्वीकृति प्रदान करता है वो कहला जाती है राजभाषा। समझ गए। देखो कम शब्दों में, ताकि आप 3 मार्कर अपने वहां पर कर भी आए एग्जाम के दिन हिंदी के पेपर में, आपको लिखना है कि यह संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त सरकारी कामकाज की भाषा है। वहीं पर आप ये भी बता देना, देखो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत में हिंदी को यह दर्जा प्राप्त है, जिसे हमने 14 सितंबर 1949 को क्या कर लिया था, अपना लिया था। तो एक एक करके सारे फैक्ट मैंने आपको लिख दिए। इतना छाप के आना, 3 मार्कर में 3 मार्कर दे देगा एग्जामिनर आप। समझ गए बात को। ये बात हो गई ना। तो हिंदी में प्रश्न कैसा आएगा वो मैंने एक आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न राष्ट्रभाषा को लेकर पूछ सकता है। तो देखो, इसे बोलेंगे नेशनल लैंग्वेज। तो जिस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जिस माध्यम में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। परंतु वहां पर एक नोट लिखा हुआ है, अच्छे से देखो आप नोट में क्या लिखा है कि संवैधानिक रूप से भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं अपनाई गई। भारत की राजभाषा अपनाई गई है हिंदी। ध्यान से सुनना, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ना कि राष्ट्रभाषा है हिंदी। इसलिए मैंने बोला था कि अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है, और ये लोग जो है भाषा के आधार पर लड़ने के लिए, मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप प्रादेशिक भाषाओं के लिए लड़ रहे हैं, आप मातृभाषा के लिए लड़ रहे हैं, आप राष्ट्रभाषा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस बात को समझिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने इतना गंदा दांवपेच खेल के गया है कि जिससे आप कभी उभर नहीं पाएंगे। देखना अभी क्या, एंड तक बोल रहा हूं, देखना। तुम्हें सारे बिंदुओं पे विश्लेषण करके ना दिया तो आप बताना। ठीक है। तो आई थिंक आपको 2 प्रश्न मिल गए हिंदी के, कि जो आपको यदि आएंगे तो आप बकायदे सटीकता के साथ इनके उत्तर लिखकर चले आएंगे। चलिए आगे बढ़ाता हूं सेशन को। राजभाषा से संबंधित प्रावधान कहाँ किए गए हैं, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान का भाग 17 जब आप पढ़ रहे हैं और अनुच्छेद 343 से 351 तक जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर राजभाषा से संबंधित प्रावधान करे गए हैं। मतलब राजभाषा क्या होगी, राजभाषा आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कौन सी भाषा अपनाई जाएगी, इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करी गई है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। इन्हें ही आयंगर फार्मूले के नाम से जानते हैं। तो यदि एग्जामिनर आपसे आयंगर फॉर्मूला पूछ ले तो भी बता के आना कि सर ने हमें बकायदे बता दिया था। भले हमारे सर इकोनॉमिक्स या उद्यमिता पढ़ाते हैं, पर उन्होंने हिंदी में भी हमको सारी बातें बता दी। समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 360 एंड सेलेक्टिव की चर्चा हो रही है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि अपने संपूर्ण अध्ययन और शिक्षण, जो कि लगभग 12 वर्षों से अधिक का जो शिक्षण काल है मेरा, इसमें मैंने पाया कि बच्चों को वो परोसा जा रहा है। जैसे अभी भी आप इस लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे ना,
आपके पास तथ्यात्मक बातें कम होंगी, मतलब वो कंटेंट कम होगा जिसे आप एग्जाम में लिखकर भी आ जाए। लोग भड़का रहे होंगे, बता रहे होंगे, ज्ञान बांट रहे होंगे, मतलब कोई बोल रहा होगा बीजेपी खराब है, कोई बोल रहा होगा दक्षिण भारतीय राज्य खराब है, कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे होंगे, ये बात भी सही है। पर मैं बोल रहा हूं, मैं टॉपिक में लेकर चलूंगा आपको सारी चीजें, और टॉपिक से आपको प्रश्न बन भी जाएंगे, समझे। तो इसलिए 360 एंड सेलेक्टिव में मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको जो बेहतर दे सकता हूं वो दूं। इसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैंने कॉम्बो बैच लॉन्च कर रखा है आपकी पढ़ाई के लिए। इस कॉम्बो बैच में हम जो है केवल 3 सब्जेक्टों को प्रारंभिक तौर पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें उद्यमिता, अर्थशास्त्र और इतिहास। ध्यान से सुनना, उद्यमिता, अर्थशास्त्र और इतिहास। इसमें मैंने प्री में 40 प्रश्नों का कमिटमेंट करा था, जो मैंने पूरा करके दे दिया है। आपको डाउट हो तो आप प्री का जो है एक वीडियो मैंने बना के रखा है, जो है अतुल सर के द्वारा जो है बनाए गए रिकॉर्ड में। तो प्री 2025 में इस टारगेट को मैंने पूरा करके दे दिया है, विद प्रूफ मैंने आपको लगा दिया है। पर बात आती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों की मेंस में, तो मेंस में 400 नंबर दिलाने का मैंने उन बच्चों को वादा करा है, जो मैं पूरा करते हुए बताऊंगा। इसी के साथ अन्य सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर 100% मदद कर रहा हूँ सारे बच्चों की। तो आपको जैसे ये हिंदी में भी मदद मैं कर ही रहा हूँ, ऐसे ही मैं अन्य विषयों में, चाहे पब्लिक एड की बात हो, चाहे नीति शास्त्र की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो, मैं सब में मदद कर रहा हूं। चाहे आप देखना, इसी क्लास में अभी मैं पॉलिटी में भी आपको लेकर जाऊंगा और आपको सारे प्रश्न वहां से भी बनवा दूंगा। चलो, पर बात यह आती है कि यदि आपको कॉम्बो बैच लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, वैसे तो कॉम्बो बैच में बाकायदे जो है ईएमआई फैसिलिटी भी उपलब्ध है, पर मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप केवल उद्यमिता या केवल अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी मैंने सेपरेट बैचेस कर दिए हैं, और आप इन सेपरेट बैचेस का फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, कि संविधान की अनुसूची 8 में कितनी आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान से सुनना, संविधान की जब आप 8वीं अनुसूची पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर, मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का? 14 का। कितनी बात समझ गए? तब यहाँ पर 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का। पर वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं आ गई हैं। कितनी भाषाएं आ गई हैं? 22। ये 22 भाषाएं कैसे आई, इनके लिए संविधान में संशोधन करेगा। क्या करेगा? संविधान में संशोधन करेगा। तो इस दिशा में, मतलब भाषाई आधार पर जो संशोधन करने वाली दिशा है, उसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 में लाया गया। ध्यान से सुन के जाना, ये सारे एग्जाम में आ जाते हैं आपको। 21वां संविधान संशोधन 1967 में लाया गया। कब लाया गया? 1967 में। और इसके तहत मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, सिंधी को, किसको? सिंधी को जो है एक तरीके से, सिंधी भाषा को भारत की एक तरीके से 15वीं भाषा के रूप में अपना लिया गया। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया, जिसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है भारत की भाषाओं के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से इनकी एक ट्रिक बनती है, इस ट्रिक का नाम है नमक। ध्यान से सुनना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इस तरीके से पढ़ लेना, तो 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। उसी के बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया, जिसके तहत जो है 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो अब देखो, ये एक तरीके से 19, 20, 21 और 22, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनमें डोगरी जोड़ा गया, बोडो जोड़ा गया, बोडो के साथ मैथिली, और मैथिली के बाद संथाली। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लेना। इनकी ट्रिक आई थिंक जो है डीबीएमएस करके होती है। डीबीएमएस 2-3 बार बोलो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा बकायदे कंप्यूटर में। तो डीबीएमएस इस तरीके से 2-3 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं? 22। बिल्कुल कर लेंगे अब आप अच्छे से। एक एक करके मैं सारे फैक्ट्स को आपको 1 बाय 1 बताते चल रहा हूं कि देखो कहां पर संविधान में उल्लेख है, इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे। ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको बन जाने चाहिए। अब वो कुछ प्रश्न, जैसे ये प्रश्न आपका प्री में भी आता हुआ दिख जाता है, तो प्री से भी आप इसको रिलेट कर लेना। मीन्स के संदर्भ में एक और प्रश्न, अब देखो 3 प्रश्न मैंने हिंदी के वो बता दिए थे, ये चौथा प्रश्न आपको बनता हुआ दिख रहा है। आपसे पूछा जाएगा राजभाषा आयोग, या एक तरीके से खेर आयोग पूछ सकता है, इसको भी ध्यान से रखना। तो देखो पहली बार जो है इसका गठन वर्ष 1955 में करा गया। कब करा गया? गठन 1955 में करा गया। कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसके तहत जो है, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 344 में ये पावर राष्ट्रपति को दी गई है। किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। पहली बार गठन जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में करा जा रहा है, जिनका नाम है बाल गंगाधर खेर।
प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट। हिंदी में जब आप पढ़ने जाओगे ध्यान से सुन के जाना, एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है जहां पर आपको पारिभाषिक शब्दावलियों की चर्चा होती है कि प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो रिपोर्ट कहते हैं, पर हिंदी में से कहते हैं प्रतिवेदन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिवेदन। तो 1997 में 1957 में जो है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। उद्देश्य आपको पता है, राजभाषा से संबंधित प्रावधानों पर विचार विमर्श करना। पर विशेष क्या था, इस बात को समझो कि ये बात कही गई थी, मतलब ये आयोग क्यों बना था, इसके पीछे कारण ये है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्षों के बाद जो है भाषाई आयोग का जो है गठन किया जाएगा। इसीलिए जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला आयोग गठित किया। आई होप आपको ये सारी जानकारियां मिल गई होंगी, जिसमें मैंने आपको 1 बाय 1 सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। अभी और भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप एंड तक देखते चलना, आपको एक एक करके मैं सारी बातें बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको हिंदी भी बन जाए। ध्यान से समझिए। अब एक और 3 मार्कर प्रश्न जो आपको बनता हुआ दिख सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम है राजभाषा अधिनियम 1963। तो देखो ये लागू कब हुआ, तो आप बोलना 10 मई 1967 को लागू हुआ। इसमें प्रावधान क्या करा गया था, ध्यान से देखना कि 1965 से, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है अब आपके लिए, कि 1965 से संघ के सरकारी प्रयोजनों में हिंदी का प्रयोग शुरू करना था। ये बात पहले से ही डिक्लेयर करी जा चुकी थी। ध्यान से समझिए कि जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा उसके 15 वर्षों के बाद आप संपूर्ण भारत में सब चीजों में हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। पर चूंकि राजनीति इतनी हावी है हमारे देश में, खासकर जो है क्षेत्रवाद जिसको अपन बोल सकते हैं, तो ये व्यवस्था लागू नहीं हुई। पर प्रोविजन क्या है, ध्यान से देखो, परंतु ऐसी व्यवस्था ना होने तक अंग्रेजी अपनी पूर्ववत स्थिति में बनी रहेगी। यही जो दांवपेच है ना, मैंने आपको बताया ना, ये दांवपेच इतने खराब हैं, इतने गंदे हैं कि ये अंग्रेजी के अस्तित्व को हमेशा बना के रखेंगे। समझे बात को? आगे पढ़ते चलो, अभी और मैं आपको बता रहा हूं। और देखो संवैधानिक प्रोविजंस के साथ बता रहा हूं मैं आपको, तब आप समझेंगे कि सर ऐसी ही कोई बात को नहीं कह रहे, क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या आधार है, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। तब आप समझेंगे कि क्या निकलेगा। समझे बात को? और इसी को जो है राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं द्विभाषिक नीति है जो है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी का जो है प्रोविजन करा गया। समझ गए? इसमें किसका प्रोविजन करा गया? हिंदी और अंग्रेजी का। अब देखो इसी राजभाषा अधिनियम को 1967 में संशोधित करा जा रहा है 1967 में। अंग्रेजी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं वो समझ लो, तुम्हें तो हिंदी हिंदी में ही पढ़नी है, तो ऐसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। ये भी 3 मार्कर एक प्रश्न बनता हुआ दिख सकता है आपको। देखो क्या है, देखो गैर हिंदी, अब समझना, मतलब ऐसे राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती के विधानमंडलों द्वारा जब तक अंग्रेजी को जो है प्रयोग ना करने संबंधी संकल्प पारित किया जाए तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। वो ये रहा है कि 1967 जब मतलब माहौल गर्मा चुका है, तब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री हैं। ध्यान से सुनना। तो जिस प्रकार से माहौल बिगड़ रहा था, उस बिगड़ते हुए माहौल को देखते हुए इन्होंने राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 को जो है लेकर आए। इसके अंतर्गत ये प्रोविजन करा गया है मेरे प्यारे बच्चों की, गैर हिंदी भाषी राज्य, ध्यान से सुनना, मतलब जो जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, उन राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा जब तक ये पारित ना कर दिया जाए, या संकल्प पारित ना कर दिया जाए, रेजोल्यूशन जो है पारित ना कर दिया जाए कि भैया अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, तब तक अंग्रेजी जारी रहेगी। अब समझो कितना बड़ा दांवपेच फिर से एक और हो गया। यदि आपके अंदर सोचने की क्षमता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, जो राज्य आज भारत की आजादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदी को बोल रहे हैं कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, वो राज्य अंग्रेजी का प्रयोग कैसे बंद कर देंगे, या अंग्रेजी के प्रयोग ना करने का प्रोविजन कैसे ला देंगे, आप खुद सोच सकते हो रही है तथ्यात्मक बातें। समझ रहे हैं बात को कि किस आधार पर आपके साथ खेला हुआ है। खेला बहुत गंदा हुआ है बाबू भैया, तुम नहीं समझो, बहुत गंदा। समझे? आगे देखो, चलो खैर 1967 आ गया। एक और प्रश्न जो बनेगा आपको हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में, अब देखो एक साथ सारे प्रश्न उठ के तो नहीं आएंगे, इसलिए मैंने बोला इनमें से 3 प्रश्न आपको बिल्कुल छपके मिल जाएंगे। तो इसलिए यदि आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो मेरी इस क्लास को देखकर अच्छे से जाना। समझे बात को?
राजभाषा परिनियमावली 1976 की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है? 1976। तो इसमें देखना, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को 3 वर्गों यथा ता, खा एवं गा में बांटकर अंग्रेजी, हिंदी एवं प्रादेशिक भाषा में कार्य करने संबंधी निर्देश दे दिए गए। तो राजभाषा परिनियमावली जो है ना, उसमें यह बोल दिया गया कि भैया संपूर्ण भारत को 3 पोर्शन में बांट दिया जा रहा है। अब प्रशासनिक कार्यों के लिए आप कुछ इस तरीके से अपनाएंगे। तो का, खा और गा, ध्यान से सुनना। तो अब इसमें क्या करा गया, जैसे का के संदर्भ में हम समझ लेते हैं, तो चूंकि हमारा मध्य प्रदेश भी इसी में है, तो एक हो गया हिंदी, एक हो गया इसमें अंग्रेजी, और एक इसमें हो गया जो है प्रादेशिक भाषा। मतलब अब देखो, हमने अपनी प्रादेशिक तो हिंदी अपना ली, मान लेते हैं, एक अंग्रेजी हो गई, तो अब हमको जो है एक दक्षिण भारतीय भाषा को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लेना होगा, या हमारे प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है हमको उसको लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। वहीं पर ध्यान से समझना, आपसे पूछ ले या आपके नॉलेज के लिए मैंने रख दिया कि हमारा मध्य प्रदेश का वर्ग के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तो मैं आपको ये बताने वाली चीज तो नहीं है कि नहीं तो तुम बोलो कि हमारे मध्य प्रदेश में अंग्रेजी बोली जाती है। सर ये मत बोल देना मालवा वालों मालवी बोली जाती है, बुंदेलखंड वाले बोल दो बुंदेलखंडी बोली जाती है हमारे यहाँ। अब एक और प्रश्न, यदि आपने पेपर अच्छे से पढ़ा हो कि त्रिभाषा सूत्र, ध्यान से सुनना, त्रिभाषा सूत्र क्या है, तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं कि इसके अंतर्गत यह प्रस्ताव दिया गया है कि हिंदी भाषी क्षेत्र, मतलब जिन भाषा क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, उनके द्वारा क्या करा जाना है, ध्यान से सुनो, हिंदी व अंग्रेजी के साथ या अतिरिक्त, ध्यान से समझना, मतलब एक तो हिंदी अपनाओ, एक तो अंग्रेजी अपनाओ, मतलब ये दोनों तो कंपलसरी हो ही गई आपकी। इसके साथ आपको जो है ना अतिरिक्त, देखो कि अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था करें। भाषा सूत्र के अंतर्गत ये प्रोविजन करा गया है। जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं, तो भाई साहब हिंदी अब पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, पर एक दक्षिण भारतीय भाषा की राज्य जो है, दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनकी भाषा को पढ़ाइए। जैसे नवोदय विद्यालय आपने देखा होगा, नवोदय विद्यालय जो भी नवोदयंस हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसी के चलते उनको जो है साउथ के स्टेट्स में एक बार लेके जाया जाता है, जो है साल भर में, या जो भी उनका कोर्स ड्यूरेशन रहता है। सही कह रहा हूं कि नहीं नवोदय वालों? उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन देखिए कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मतलब ऐसे राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, उन्हें क्या करना है, तो उन्हें एक तो अपनी प्रादेशिक भाषा को अपना लेना है, और एक उन्हें अंग्रेजी को अपना लेना है। ध्यान से सुनो, उनको एक प्रादेशिक भाषा, मतलब जो भी उनके यहाँ बोली जाती है वो, उसी के साथ अंग्रेजी को अपना लेना है, पर इसी के अतिरिक्त उनको हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था भी करना है। ये है त्रिभाषा सूत्र। हालांकि इसका पूर्णतः पालन मैं आपको बता रहा हूं नहीं करते। आप खुद एमपी के हो, यदि एमपी में इस क्लास को देख रहे हो, यूपी में इस क्लास को देख रहे हो, बिहार के अंतर्गत इस क्लास को देख रहे हो, तो मुझे ये बताओ ईमानदारी से, क्या तुम्हारे यहाँ दक्षिण भारतीय भाषा की किसी भाषा को पढ़ाया जा रहा है क्या? जल्दी से बता। नहीं ना। तो जब तुम नहीं पढ़ा रहे हो तो वो लोग पढ़ाएंगे क्या? नहीं पढ़ाएंगे। इतने सारे दाव पेच हैं, समझो मेरी बात को बहुत अच्छे से। आगे बढ़ता हूं, चलो कोई बात नहीं। अब इसी के साथ मैंने आपको ये बोल रखा है कि उद्यमिता की सेपरेट क्लासेस में आपको दे रहा हूं, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। इन क्लासेस का फायदा क्या है? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि सारे कंटेंट बाइलिंगुअल है, मतलब कुछ कुछ शब्द जब हिंदी में समझ में नहीं आते तो वो इंग्लिश में समझने में मिल जाती है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मैं आपको यहाँ पर 110 नंबर का टारगेट लेके चल रहा हूँ 150 नंबर में से। तो ये भी कोई छोटा टारगेट नहीं होता, ये टॉपरों का टारगेट होता है। तो यदि आपका मन कर रहा है तो आप ज्वाइन करें। अब मैं आपको इसी टॉपिक को पॉलिटी के साथ जोड़ रहा हूँ। किसके साथ जोड़ रहा हूँ? पॉलिटी के साथ। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। जो नए मेंबर्स हैं, बीच में आए हैं आनंद उठाने, वो सेशन को बिल्कुल आनंद से देखिए, और आनंद से जो है आप अपने इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं यदि आपका दिल कह रहा है। बिल्कुल। हाँ, मैं संपूर्ण सेशन में एक बात बता दूं कि मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, सभी को देखता रहता हूं, बट मैं यहां से स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं करता। समझ गए बात को? बिल्कुल। जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग आ गए हैं? बिल्कुल। और कोई बाकी तो नहीं है अभी? ठीक।
अब यदि आप पॉलिटी पढ़ने के लिए भी तैयार है तो मैंने कहा चलो ये बात को भी मैं पढ़ाई दूं आपको। अब ध्यान से सुनना कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात हो रही है। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठित हुए थे कि नहीं हुए थे, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था बच्चों तब यहाँ पर सब कुछ मिक्स था, इस बात को समझो। मतलब भाषाई आधार पर कोई भी खास विभाजन नहीं हुआ था, हम सब मिलजुल कर रह रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, पर चूंकि ये मैंने बोला ना कि भाषा भी अफीम का काम कर रही है लोगों के लिए। धर्म तो कर रहा है, राज धर्म के साथ साथ जो है फ्रीबीज जैसे मुद्दे भी कर रहे हैं, फ्रीबीज के साथ साथ जो है अन्य मुद्दे भी जो है एक तरीके से भांग का काम कर रहे हैं आपके जीवन में, समझ गए। पर बात ये हो रही है कि अब भाषा भी एक ऐसा विषय बना के बैठ गए हैं लोग कि लड़ाइयां हो सकती हैं, इसीलिए इन लड़ाइयों को रोकना जरूरी है। आप लोगों को समझना होगा कि इस तरीके की बातें गलत हैं और भाषा के आधार पर अब भारत में लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए। पर देखो क्या है, इंग्लिश लड़ा रही है, देखो इसलिए मुझे आई हेट इंग्लिश, आई हेट इंग्लिश और आई हेट। देखो जल्दी से बात ये हो रही है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग, तो क्या स्वतंत्रता के बाद ही ऐसा कुछ हुआ था? मैं आपको बोलूंगा नहीं, स्वतंत्रता के पहले भी हुआ था। ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको बहुत जगह ये नहीं मिलेगा डेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। स्वतंत्रता के पूर्व 2 बार जो है ऐसा हुआ था, जिसमें सबसे पहले वर्ष 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम जो है इन्होंने डिमांड करी थी, और अंग्रेज चूंकि भारत को बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण कर रहे थे, तो अंग्रेजों के लिए तो ये सोने में सुहागा था, तो अंग्रेजों ने तत्काल प्रभाव से दे भी दिया था। 1913 में तेलुगु राज्य की स्थापना हेतु आंध्र महासभा की स्थापना करी गई थी, मतलब पृथक से जो है हम तेलुगु भाषी वालों के राज्य दे दो, वो वाली बात हो गई थी। पर बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात, तो देखो स्वतंत्रता जैसे ही मिली भारत को, तब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। इसी प्रश्न चिन्ह के इर्द गिर्द विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं और विभिन्न प्रकार की बातें भी हैं, जो मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूं, एक एक करके ध्यान से सारी बातों को सुनना, समझना और निर्णय लेना। सबसे पहला प्रश्न कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है? प्रश्न ये समझना, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए अथवा नहीं किया जाए, ये प्रश्न बना। अब इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम भाषाई प्रांत आयोग या धर आयोग बना। कौन सा आयोग बना? धर आयोग। भारत को आजादी 1947 में मिली, इसी आधार पर 1948 में, ध्यान से सुनना, जैसे ही स्वतंत्रता मिलती है उसके पश्चात हमने धर आयोग का गठन करा। इसी को ही भाषाई प्रांत आयोग के नाम से भी जानते हैं। पर बात ध्यान से सुनना कि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एस के धर साहब। कौन कर रहे हैं? एस के धर। हालांकि इस जो आयोग है इसने यह निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन उचित नहीं है, और इसके चलते जनता रुष्ट हो चुकी थी। कौन जनता? जो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन चाह रही थी, पर यह जनता अभी भी दबी हुई है। तो जनता की असंतुष्टि को देखते हुए, चूंकि भारत इतने वर्षों बाद आजाद हुआ था, ध्यान से समझना, तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तो इसी आधार पर हमने जेवीपी समिति का गठन करा गया। आप 2019 का मेंस उठा लो, पॉलिटी का पेपर चेक कर लो, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें हैं, सारी चीजें काम में आएंगी। पॉलिटी के भी प्रश्न बन जाएंगे मेरी क्लास से, हिंदी के प्रश्न भी बन जाएंगे, और हिंदी के अलावा जो जो बन सकता है मैं तुमको करवा दूंगा। बस क्लास को ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, और जब भी पेपर देने जाओ रिवीजन करके जरूर जाना। समझे बात को? चलो, तो देखो जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, उसी के साथ वल्लभ भाई पटेल, और उसी के साथ पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी ये होता है इसका अर्थ। तो 1948 में ही देखो, जो धर आयोग है, धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में ही दे दी थी, और 1948 में ही जेवीपी समिति का गठन कर दिया। अब जैसे ही जेवीपी समिति का गठन करा जाता है बच्चों, इस समिति ने, ध्यान से सुनना, आधिकारिक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया। समझ गए बात को? मतलब ये बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कतई नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते अब आंदोलन उग्र होते हुए दिख रहे हैं, या इसी के चलते दक्षिण भारत में, ध्यान से सुनना, गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में उग्र आंदोलन हुआ, जिसमें आमरण अनशन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आंदोलन और खतरनाक हो जाता है। तो इस आंदोलन की व्यापकता को देखकर
उग्रता को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तत्काल प्रभाव में या जल्दबाजी में एक पृथक राज्य का गठन करा जा रहा है, तो तेलुगु भाषियों के लिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश। क्या बनता है? आंध्र प्रदेश कब बनता है? 1 अक्टूबर 1953 को। इतनी बात समझ गए। अब चूंकि इस बात को समझना कि भाषा के आधार पर जो अफीम आपको सुंघाई गई थी, उस अफीम से आप बावरे हो चुके थे। ये बावर का जो एक तरीके से ये बावरापन जो है ना, ये सबके ऊपर फैलना शुरू हुआ, क्योंकि सबको लगा रहे वाह बड़ी अच्छी अफीम है, चलो खाएंगे। वो वाली बात हो गई। अफीम का नशा, नशेड़ी लोग वैसे भी होते हैं, आपको पता है, फटाफट फटाफट एक दूसरे के ऊपर असर चीजें करवाना शुरू करवा देते हैं, क्योंकि नशा मतलब बोलते हैं ना, संतों की संगत का प्रभाव जितना ज्यादा नहीं होता, उतना ज्यादा प्रभाव जो है नशेड़ियों का हो जाता है कई बार। तो हुआ ये कि बाकी राज्य भी चुप नहीं रहने वाले थे, क्योंकि एक को तो भटूरा थमा दिया गया था, अब दूसरे भी जो है इस भटूरा को प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे थे। और मैंने आपको बोला, धर्म की बात हो, आरक्षण की बात हो, आरक्षण के साथ फ्रीबीज की बात हो, और फ्रीबीज के साथ भाषा की बात हो, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसे दंश हैं जो नासूर बन चुके हैं देश के। समझ गए बात को? मतलब अब इतनी चिंता बन चुकी है कि आगे किस आधार पे जाएगा। जैसे हालिया में अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे वहां पर यह जानने को मिला कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पृथक से प्रावधान करे जा रहे हैं। मतलब मैं सोच रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आरक्षण का विरोधी हूं, इस बात को समझो, पर आपको ये समझना होगा कि सरकारें किस प्रकार आपको आरक्षण जैसे मुद्दों पर उकसा के रखती हैं, जबकि ये मुद्दे वाकई में बहुत छोटे हैं। अरे तुम्हारी नौकरी से तो छोटे ही हैं। नौकरियां नहीं दे रही हैं सरकारें, तुम्हें उलझा के रख रही हैं। तुमने एक नौकरी आई, उसमें पता चले फिर किसी ने केस लगा दिया, फिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यही चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 87-13 की जो एक तरीके से दंश है, नासूर है, वो आज भी तो बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। इसीलिए बात को समझो, सरकारें जानबूझकर चाहती हैं कि तुम्हें नौकरी ना मिले, उनके बच्चे तो फल फूल रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ, कहीं तुम्हें ओबीसी का कार्ड थमा देंगे, कहीं एसटी एससी का कार्ड थमा देंगे, कहीं भाषा का कार्ड थमा देंगे। तुम्हें क्या, तुम तो झुंझुना लेकर दौड़ते रहो। समझे? चलो आगे देखो। खैर, अब बात होती है तीसरी कैटेगरी में आते हैं। देखो इसी कॉन्टेक्स्ट में फजल अली आयोग की बात आती है। कौन से आयोग की बात आती है? फजल अली आयोग की बात आती है। इसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया, जो कि 1953 में बना दिया जाता है। इसी बात को देखते हुए इसके अध्यक्ष, ध्यान से सुनना, है प्रश्न पूछा जाने वाला है और आगामी मेंस के लिए आईएमपी भी है। मैं सारे प्रश्न जितने पढ़ा रहा हूं आपको, सारे आईएमपी है, इस बात को समझ के जाना कि फजल अली की बात होती है इनकी अध्यक्षता में, जबकि इसके सदस्य के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। अब ये क्या बोलते हैं कि केवल भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य का पुनर्गठन जो है ना, भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, परंतु केवल भाषा के आधार पर कोई अकेला राज्य बना दो, ऐसा नहीं है। प्रशासनिक सुविधा भी देखो, तब उस राज्य का गठन करो। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लाया गया। यदि आपने इस बार का प्री दिया हो तो मैंने ये आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बकायदे पढ़ाया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जो है एक तरीके से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है प्रावधान कर दिया गया था। ये उसी की बात हो रही है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी शामिल। समझे कि नहीं समझे? अब प्रश्न, वाकई में वो प्रश्न आपके सामने मैं लाके रख रहा हूं, फिर आप समझ जाएंगे। क्लास को मैं एंड भी करने वाला हूं, पर आप ध्यान से सुन लेना एक प्रश्न क्या है और किस लिए मैंने इस क्लास को बनाया था, आप समझ जाएंगे। प्रश्न ये है कि क्या भाषाई विवाद समाप्त होने वाला है, या क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी? सब कुछ मैंने अपने शब्दों में लिखकर आप लोगों की स्पेशल तैयार करा कि चलो हिंदी का पेपर भी कवर हो जाए, बच्चों को जानकारी भी मिल जाए, या दूसरे जो सुन रहे हैं आज इस क्लास को उनको जानकारी मिल जाए। तो देखो, अंग्रेजों ने जो विभाजन के बीज बोए थे आप लोगों के दिमाग में, मुझे नहीं लगता ऐसा संभव होगा, मतलब कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी। उसके बाद ध्यान से सुनना, क्योंकि दक्षिण भारतीय, समझना, दक्षिण भारतीय हिंदी को नहीं अपनाने वाले, समझ गए, भले जो है मैं आपको बोल रहा हूं वो डबिंग कर करके अरबपति बन जाएं,
मतलब अपने यहाँ की मूवियों की डबिंग कर करके, गोल्ड माइंस की बात हो गई या जो और भी जितनी मूवीज आती हैं आजकल, तो हर मूवी की डबिंग होती है, आपको पता है साउथ की। भले वो अरबपति बन जाएं परंतु हिंदी को नहीं अपनाएंगे, इस बात को समझ गए। उसी प्रकार ध्यान से सुनना, उसी प्रकार हिंदी भाषी दक्षिण भाषा को जो है नहीं अपनाने वाले, समझ गए। भले वो बॉलीवुड की सड़ी सड़ी स्टोरी देख के मर जाए, बची क्या? अंग्रेजी। क्या बच रही है? अंग्रेजी। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, मैंने आपको सारी चीजें बताई कि अंग्रेजी अजर अमर क्यों रहने वाली है, उसके पीछे आपको कारण बताया है। आपको समझना होगा कि अनुच्छेद 345 क्या बोल रहा है, और त्रिभाषा फॉर्मूला में जो दांवपेच फंसे हुए हैं, ये दांवपेच समाप्त नहीं होने वाले बच्चों। ध्यान से समझना कि किसी राज्य की राजभाषा प्रादेशिक या हिंदी अथवा ऐसी व्यवस्था न होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी। या तो प्रादेशिक या फिर हिंदी, और नहीं हुई व्यवस्था तो क्या कर लोगे तुम? अंग्रेजी। तो तुम्हें जानबूझकर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, और यही अंग्रेजों का दांवपेच था, और यही एक लड़ाई भी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि चलो उत्तर भारतीयों को, कि तुम्हें यदि इतनी दिक्कत है तो तुम जो है दक्षिण भारत की एक भाषा को अपना लो, और दक्षिण भारतीय लोगों को यदि इतनी आपत्ति है भारत की हिंदी से, तो मैं कहूंगा कि अपनी एक भी मूवी डबिंग मत करना, एक भी मूवी डबिंग मत करना हिंदी में। यदि तुम्हें हिंदी से इतनी नफरत है या हिंदी से इतनी तुम्हें नासूर बनी है हिंदी, तो एक भी मूवी डबिंग नहीं करना। समझ रहे हो बात को? आप लोगों को खुद को समझने की जरूरत है कि राजनेताओं के कहने पर आप हिंदी जैसी बात को लेकर, आप दक्षिण भारत की किसी भाषा को लेकर, या तमिलनाडु जैसे छोटे मोटे राज्य, भारत कोई एक छोटा सा राज्य नहीं है, इस बात को समझना होगा आप लोगों को भी, कि भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है। समझ गए बात को? तो ये संघ हमेशा संघ रहना चाहिए, ना कि छोटे छोटे राज्य जो है ना अपनी राजनीति के चलते, या वो घिनौने राजनेता जो हैं अपनी राजनीति के चलते देश को विभाजित करने पर लगे हुए रहते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। भारत को हम दम्भ भरते हैं, भारत का विविधता में एकता का, हम दम्भ भरते हैं अपनी संस्कृति का। भारत की जो भाषाएं हैं ना, वो इतिहास से भी ज्यादा पुरानी कई बार होती हुई आपको दिख जाएंगी। आपको समझना होगा कि हम जिस भारत में रहते हैं, हम एक दूसरे की भाषा को अपना लें बजाय कि अंग्रेजी की। अंग्रेजी ऐसी कैसी बड़ी भाषा हो गई, आप खुद से सोचो। चाइना जैसी भाषा, आज लोग चाइना सीखने की जो है, चाइनीज सीखने की प्रयास करते हैं। तो आप लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि अपनी ही भाषा को, अपनी ही हिंदी को नीचा दिखा के? प्रश्न सोचने वाला है, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वह राजनेता हो, और चाहे वो सामान्य पब्लिक हो, क्योंकि अल्टीमेटली राजनेता इन मुद्दों से अपनी कुर्सी बचाकर रखना चाहते हैं। समझ गए बात को? राजनेताओं के बच्चों को कुछ भी नहीं होने वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, सारा भार तुम्हें धोना है, सारी लड़ाइयां तुम्हें लड़नी है, सारा खून तुम्हारा ही बह जाएगा, उनको कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बेहतर है आप एक बुद्धिजीवी बनिए, और आप इन सब विवादों से बचिए, दूसरों को बचाइए। अंग्रेजी अपनाने से तो अच्छा है मेरे हिसाब से। समझ गए? बाकी निर्णय आप लीजिएगा कि आपको भारत की गौरवशाली संस्कृति को बचाना है कि आपको अंग्रेजी को बचाना है। मैं निर्णय आप पर छोड़ रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपको आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन को मैं कहूंगा कि आप चाहे दक्षिण भारत में भेजना चाहें तो भेज दें, आप जो है उत्तर भारत के किसी कोने में भेजना चाहें, मैं तो कह रहा हूं पूर्वोत्तर भारत में भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अच्छे से समझिए कि भाषा के आधार पर तुम्हें नहीं लड़ना है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे पाया हूं, आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो, और आपने ये भी देख लिया हो कि हिंदी की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। मैं अतुल कुमार गर्ग अब विदा लेना चाहूंगा आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद साथियों।